Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाउट्स की क्लास हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डाउट डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टू सिमिलर स्फीयर हैविंग प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस आर केप्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस, एफ फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्जेस। तो सबसे पहले हम दो चार्ज रख लेते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इनके बीच का हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। सपोज ऐसा मान लीजिए ये रखा हुआ है दूसरा चार्ज माइनस क्यू, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दी गई है तो हमको खुद ही कंसीडर करनी पड़ेगी कि इनके बीच की डिस्टेंस आर है। तो लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एग्री बच्चों? अब क्या कह रहा है, इफ एट द मिडिल ऑफ द टू स्फीयर्स अनदर सिमिलर स्फीयर प्लस क्यू चार्ज केप्ट द एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज। कह रहा है कि इसके बीच में अगर एक चार्ज रख दिया जाए जिसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू, तो इस पर लगने वाले नेट फोर्स को बताइए कितना होगा, एफ नेट। अब देखिए यहाँ पे टोटल आर था तो ये डिस्टेंस भी बची आर बाई टू और ये डिस्टेंस भी बची आर बाई टू। एग्री? अब आर बाई टू डिस्टेंस तो चलिए बच्चों की है, अब आपको बताना है कि इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो ये देखिए, ये जो है ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये इसको रिपेल करेगा, राइट। इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा, आगे की ओर रिपेल करेगा ये। और जो सी वाला है चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू है तो सी वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा अंदर की तरफ। सो दिस इज इक्वल टू एफ सी, राइट। मतलब ए वाला तो धक्का दे रहा है और सी वाला बुला रहा है। सो नेट फोर्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ ऑफ सी। एग्री? तो एफ ए की वैल्यू के क्यू स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस तो सेम है बट डिस्टेंस आर बाई टू हो गई, तो टू का स्क्वायर फोर पलट के ऊपर आ गया तो यहाँ भी फोर हो जाएगा। मतलब फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर देखा जाए तो, राइट। और इधर भी फोर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो चार और चार हो गया आठ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या था? ओरिजिनली एफ था। सो द न्यू फोर्स विल बी 8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स, राइट। देखिए एट्थ क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी डीप स्टडी जरूरी है, उन्हीं को बनेगा एट्थ क्वेश्चन, तो थोड़ा सा डीप में पढ़ते हैं। जैसे एक थ्योरम होती है मैथ्स में, आप उस थ्योरम को समझ लीजिए। तो बच्चों आप एक चीज नोट कर लें कि अगर आपको कहा गया है कि दो चीज का सम, जैसे दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू के, ठीक है ना, और आपसे बोला जा रहा है कि x और y की क्या वैल्यू ली जाए कि x इंटू वाई मैक्सिमम हो, x इंटू वाई क्या हो? मैक्सिमम हो, मतलब प्रोडक्ट दोनों का मैक्सिमम हो। तो याद रखिएगा कि x की वैल्यू भी k बाई टू लेना है और y की वैल्यू भी आपको k बाई टू लेना है, ठीक है ना। जैसे आप यदि इसको लॉजिकली समझना चाहते हैं तो आप ऐसे समझ लें कि मान लो कोई चार्ज है 24 कूलम। अब इसको आपको दो पार्ट में बांटना है, तो x पार्ट और y पार्ट, बट टोटल होना चाहिए 24। अब 24 टोटल है, अब आपको दो पार्ट में बांटना है, तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ देखिए। मैं इनको ले सकता हूँ इस तरीके से कि 2 और 12, राइट। तीन, सॉरी 2 और 12 24 नहीं होगा। आप एक चीज समझिए, देखिए चलिए कुछ वैल्यूज लेके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसकी वैल्यू x की वैल्यू 12 लेंगे और y की वैल्यू 12 लेंगे, ठीक है ना, तो ही इन दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम आएगा। प्रोडक्ट को मैक्सिमम करने के लिए आपको जस्ट इसकी हाफ ऑफ वैल्यू लेनी पड़ती है। आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आप यहाँ पे 12 × 12 कितना हो गया? 144। अब आप इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लें जो सम 24 दे रहा हो, देखना प्रोडक्ट 144 नहीं आएगा। चलिए 24 ले, 18 और 6, 18 + 6 24 होता है। बट यदि प्रोडक्ट की बात करें 18 × 6 तो कितना हो जाएगा? 108, जो कि कम है, जो कि क्या है? कम है। तो आपसे कहा गया कि एक चार्ज Q है, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया, एक स्मॉल q में तोड़ा गया, जाहिर सी बात है दूसरा तोड़ा जाएगा Q माइनस Q में। क्लियर? और ऐसा तोड़ा गया है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो मैक्सिमम है।
देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो लॉजिक यहाँ पे है। If a charge capital Q is divided into two parts Q and SQ minus Q, if the Coulomb repulsion between them when they are separated be maximum, मतलब इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होगा, तो F इक्वल टू कितना होगा? फर्स्ट सब पहले तो K आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K, राइट, K, और इसके बाद Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो K Q1 इंटू Q2 डिस्टेंस बाई दोनों के बीच का स्क्वायर। क्लियर? अब आप देखिए Q कांस्टेंट है, R भी एक फिक्स डिस्टेंस है, Q1 और Q2 का प्रोडक्ट डिपेंड करता है, तो अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फोर्स भी उस समय क्या होगा? मैक्सिमम। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि मैक्सिमम हो तो वैल्यू को हाफ हाफ में ब्रेक कर दें, यानी कि यहाँ पर टोटल चार्ज Q है जिसके आपने दो पार्ट लिए हैं, एक स्मॉल q लिया है और आपने स्मॉल q माइनस q लिया है, तो मोर बेटर इसको भी फर्स्ट वाले पार्ट को भी q/2 कर दीजिए, ये भी q का हाफ होगा, सेकेंड वाला भी क्या होगा? q का हाफ ऑटोमेटिकली। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? आपको रेशियो निकालना है। किस चीज का रेशियो निकालना है? कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q, मतलब फुल चार्ज बटे छोटा सा चार्ज स्मॉल q। तो देखिए कैपिटल Q तो कैपिटल Q है और स्मॉल q आपने क्या तोड़ा है? q/2, तो 2 पलट करके ऊपर आ जाएगा 2q अपॉन q, q से q कैंसिल, आंसर 2:1। तो कितना होगा आंसर? 2:1। क्लियर? तो याद रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स मैक्सिमम हो तो लॉजिक यही रहेगा कि यदि मान लीजिए टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q है, सो Q1 इक्वल्स टू भी होगा Q/2 और Q2 भी होगा Q/2। क्लियर? हाँ, दोनों चार्ज जब इक्वल होंगे तभी फोर्स मैक्सिमम लगेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन 9, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो देखिए Q1 पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये बाहर की ओर जाना चाहिए, अब ये तो अंदर आ रहा है, इसका मतलब Q1 नेगेटिव है और Q2 क्या है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहला वाला तो फॉल्स हो गया, राइट, ए इज फॉल्स। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, हाँ ये बात तो सही है, इमर्ज होती है, एंड टर्मिनेट एज नेगेटिव चार्ज, ये भी सही है, मतलब एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज सॉरी एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर बच्चों यहाँ पर यदि यही साइन इसमें इस तरफ हो जाता तो ए तो ट्रू हो जाता और बी भी कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम से, तो बी भी ट्रू हो जाता। ठीक है ना? क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो डायग्राम से रिलेटेड है, दूसरा तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव। बिल्कुल सही। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू इट। तो मतलब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसे एंटी पैरेलल रखा गया, तो पहले एक काम करिए, आप फील्ड बना लीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। बेटा एंटी पैरेलल का मतलब होता है कि अगर ई लेफ्ट टू राइट में है तो जो पी होगा वो राइट टू लेफ्ट जाएगा। ओके, तो पी को इधर ले जाने के लिए हमें डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, यहाँ पर लेना पड़ेगा -q और यहाँ लगे लेना पड़ेगा हमें +q, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल टू इट, it is displaced then it will come back into the initial position। कह रहा है कि अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ये इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा। बिल्कुल गलत है। देखिए ये जो होता है ना, इसे आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कोइंसाइड हो जाती है, इस बात को बोलते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? और स्टेबल इक्विलिब्रियम आने के बाद डाइपोल को अगर आप थोड़ा सा घुमाओगे तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाएगा। समझिए इस बात को कैसे। जैसे मान लीजिए देखिए यहाँ पे -q है और यहाँ पे +q है, ये -q है और यहाँ पे +q है, राइट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो आपके पास में जो डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। क्लियर? अब इस चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब इस पे लगने वाला फोर्स F इक्वल टू +q यहाँ होगा और -q बैक साइड में होगा। क्लियर कि नॉट क्लियर?
तो ये एक दूसरे को बढ़िया खींचे पड़े हुए हैं, कोई हिलने वाला नहीं है। अगर आपने जरा सा एंगल दे भी दिया इसको, तो ये थोड़ा सा जा करके हल्के से एंगल थीटा से घुमा भी दिया, तो ये वापस अपने आप को सेट कर लेगा, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। बट हम पढ़ रहे हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस है और इधर पे ये माइनस है, उल्टी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे है। तो यदि आप इसको हल्का सा घुमा देंगे, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, फटाक से पूरा का पूरा मुड़ने की कोशिश करेगा। क्लियर? यस। So an electric dipole is placed in an electric field anti-parallel to it. If it displays, then it will come back into initial position. बिल्कुल false, वो पूरा का पूरा रोटेट हो जाएगा, because unstable है। Second, dipole is in stable equilibrium. Hmm. Will come back to the if electric dipole is placed in an electric field anti-parallel to it, then it is displaced. If it isn't displaced, then it will come back into the initial position. इनिशियल पोजीशन में तो नहीं आएगा, तो ये बात तो बिल्कुल फॉल्स हो गई। एंड सेकंड, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए देखिए, थ्योरी नोट्स को रेफर करते हैं हम लोग, और थ्योरी नोट्स में हमने क्या लिखा था उस चीज की बात कर लेते हैं। केस नंबर 1, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू 0, मतलब कि जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड और पी वेक्टर दोनों एक साथ में है, तो उस समय थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, राइट? और टॉर्क 0 होगा, बट स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज व्हेन द डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इट्स फ्रॉम दिस ओरिएंटेशन, अगर आप इसको यहां से घुमाएंगे, तो ये वापस अपनी पुरानी कंडीशन को रिटेन कर लेगा, ठीक है ना? अलाइनमेंट हो जाएगा। इट ऑलवेज कम बैक्स टू द सेम कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज वो स्टेबल है। बट थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जा रहा है और डाइपोल मोमेंट पीछे जा रहा है। ओके। When theta equal to 180 degree, sin a 180 equal to 0, which means always again torque equal to 0. This condition is called unstable equilibrium because once displaced, the dipole never comes back to the orientation. Instead, it aligns itself parallel to the field. जब तक कि ये अपने आप को फील्ड के पैरेलल ना कर ले। तो यहाँ पे कह रहा है कि डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो भैया वैसे देखा जाए तो ये भी फॉल्स हो गया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे कहना गलत होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एसर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ऑल्सो फॉल्स। हाँ, अगर ये अनस्टेबल लिख देता तो ये ट्रू हो जाता, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ आर फॉल्स, है ना? एसर्शन ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। अच्छा, इसमें तो दोनों ही फॉल्स हो गए, तो कोई आंसर ही नहीं बना, मतलब क्वेश्चन को यहाँ पर इसको अनस्टेबल कर देना चाहिए, तब ये चीज सही हो जाएगी। क्लियर? हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है आपको एक तरीके से बोनस कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि इसका आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13। द गिवन फिगर शोज बिलो द यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन मेटेलिक नॉन कंडक्टिंग रॉड। ओके भाई साहब, मतलब नॉन कंडक्टिंग मतलब हर जगह इसमें चार्ज बैठा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव है और इस लेयर में नेगेटिव बैठा हुआ है। चलो अच्छी बात है, यहाँ नेगेटिव है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकालना है तो आपको वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी कि +1 कूलम रख दीजिए, और उस पर लगने वाले फोर्स की कैलकुलेट करिए। देखिए ये जो प्लस है, इस पॉइंट पर मान लो कोई चार्ज है, तो प्लस का फील्ड यहाँ से प्लस को रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा। क्लियर की नॉट क्लियर? और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके कारण ये जस्ट इनवर्ट जाएगा, रहेगा कि नहीं जाएगा? अब यदि ये दो वेक्टर देखें आप, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है? साफ साफ इनका रिजल्टेंट नीचे नीचे जा रहा है। जा रहा कि नहीं जा रहा है? भाई आपके पास दो वेक्टर बचे, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा। सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी इन निगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर? अगर आपको रेजोल्यूशन पसंद है तो रेजोल्यूशन की भाषा में देख लीजिए, ये ई है, तो अगर ये एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट यहाँ का बनेगा ई कॉस थीटा, राइट? ई कॉस थीटा ये कंपोनेंट बन जाएगा, और ई कॉस थीटा का जो कंपोनेंट
नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, हो जाएगा ई साइन थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेम ये जो कंपोनेंट जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट थीटा की डायरेक्शन में ये टूट जाएगा बैक साइड में, दैट इज इक्वल टू ई कॉस थीटा। और नीचे एक और, इसको E1 ले लो, इसको E1 ले लो, इसको E2 ले लो, है ना, और E2 कॉस थीटा, और यहाँ पे E2 साइन थीटा। तो ये कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, केवल वर्टिकल कंपोनेंट E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा जिंदा हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो यही लिखा हुआ है, फ्रॉम द फिगर वी सी एक्स एक्सिस कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अपर एंड लोअर halves of the rod will be cancelled out, therefore the net electric field will be in y axis. डन? तो इसलिए y एक्सिस में होगा। क्लियर? ये इसका डायग्राम जैसा मैंने बताया है वैसे ही आपको ले लिया, एक छोटा सा चार्ज dq ले लिया, तो dq के कारण जो फील्ड बनेगा dE1 और dE2। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऊपर वाले के कारण जो फील्ड है dE2 है, इसके कारण ये जो फील्ड जा रहा है दैट इज इक्वल टू dE2। तो dE2 के दो कंपोनेंट तोड़ दिए हैं, dE2 cos थीटा एंड dE2 sin थीटा डाउनवर्ड में, क्योंकि ये dE2 यहाँ जा रहा है एंड दिस इज इक्वल टू dE2 sin थीटा। सिमिलरली इसका कंपोनेंट dE1 जा रहा है, तो dE1 के दो कंपोनेंट dE1 cos थीटा एंड dE1 sin थीटा। बेटा तो ऐड कर दिए, तो ये वाले हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो गए, केवल वर्टिकल वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड हो गए। समझ में आया बच्चों? डन। देखिए 16 का भी हमारी बुकलेट का क्वेश्चन है जो हमने आपको करवाई है उस समय पे। तो 16 का बी कैसे करेंगे, आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन ने क्लास में भी कराया था आपको, कि जो एक मेटेलिक शीट होती है उसके कारण, इनफाइनाइट मेटेलिक शीट के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू ई इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये होती है। अब यहाँ पर दो प्लेट दी गई हुई हैं, एक प्लेट ए है, फर्स्ट प्लेट इज ए, सेकेंड प्लेट इज बी। फर्स्ट प्लेट के ऊपर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 है डेंसिटी, तो इसको हम यहीं पर देख सकते हैं, सिग्मा 1 है, इसकी सिग्मा 2 है, और इन्होंने कहा है कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। अब देखिए सिग्मा 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस का, देखिए यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और ये फील्ड E1 है। क्लियर? इस प्लेट के बाहर भी E1 इस तरीके से आएगा। क्लियर? पॉजिटिव ही आएगा, और ये E1 हो गया। हम्म। अब देखिए यहाँ पर जो फील्ड जाएगा प्लस प्लेट का बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड, E1, और E1 की वैल्यू मैं रख देता हूँ सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर की नॉट क्लियर? अब देखिए सिग्मा 1 की इंटेंसिटी हो गई E1, नाउ E2 इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E2 जो है ये जो देगा, इसका रेडियली आउटवर्ड E2, इसका भी इधर की तरफ E2, और इसका इधर की तरफ E2। क्लियर की नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखिए जो फर्स्ट रीजन है, इन लोगों ने हमसे सेकंड और थर्ड रीजन में मांगी इंटेंसिटी, फर्स्ट में नहीं मांगी। अगर मांग भी लेते तो हम बता दें कि फर्स्ट रीजन में दोनों एड अप हो रहे हैं, तो फर्स्ट रीजन में जो इंटेंसिटी निकलती बेटा, क्योंकि वो ऐड हो जाते, तो दैट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2, मैग्नीट्यूड आता। सेकेंड रीजन में E1 इधर जा रहा राइट साइड, और E2 बैक साइड जा रहा है, बट E1 स्ट्रांग है, तो इंटेंसिटी E1 की तेज होगी यहाँ पे, और E2 की कम होगी। सो द नेट इंटेंसिटी इक्वल टू E1 माइनस E2। क्लियर? E1 माइनस E2 या EA माइनस EB, व्हाट्सएवर। क्लियर? नाउ E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड E2 की वैल्यू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको कॉमन लेकर के आप लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले ले, सो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। क्लियर? हाँ, यहाँ पे माइनस आएगा, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू -2। क्लियर? और दोनों इंटेंसिटी क्या होंगी, एक बड़ी है एक छोटी है, तो E1 बड़ा है तो किस तरफ जाएगी ये, फ्रॉम आउटवर्ड जाएगी ए से, ठीक है ना, ए से आउटवर्ड जाएगी। क्लियर हुआ? तो EA माइनस EB जो है, या E1 माइनस E2 की डायरेक्शन इस तरीके से होगी, क्योंकि E1 बड़ा है और E2 छोटा है। E1 क्यों बड़ा है, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है, क्वेश्चन ने दिया गया है, राइट? अब थर्ड रीजन में देखिए इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ये देखिए डायरेक्टली ऐड हो रही है, तो थर्ड रीजन में इंटेंसिटी जो आ रही है दैट इज इक्वल्स टू E3 कह लो इसको, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर हो गया? तो ये देखिए दिस इज इक्वल टू EA प्लस EB और E1 प्लस E2, ये थर्ड रीजन की इंटेंसिटी है। क्लियर?
तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, दैट इज इक्वल टू ब्रैकेट में सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड इट इज अवे फ्रॉम बी, बी से दूर की ओर। क्लियर? और यहां पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है? ऐसी है, फ्रॉम ए टू बी। तो ये देखिए इसमें है ए टू बी, सेकेंड रीजन में। क्लियर कि नॉट क्लियर? बिकॉज E1 बड़ा है, E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 A2 भी जाएगा। डन? एनी मोर डाउट्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स का। State Gauss's law, use it to the deduce expression for the electric field due to a uniformly charged thin spherical shell at a point inside and second है outside the cell। तो देखिए गॉसस लॉ का स्टेटमेंट होता है, बाय द गॉसस लॉ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स द टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस। ये स्टेटमेंट था। अब पहला पॉइंट है व्हेन द पॉइंट पी इज इनसाइड द शेल, अगर पॉइंट पी जो है वो इनसाइड द सेल है। तो देखिए हालत ये है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर, मेटेलिक स्फीयर के ऊपर। ओके, यस, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल, ठीक है ना। तो कोई मेटल नॉन मेटल की बात नहीं करी, बस थिन स्फेरिकल शेल है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पॉइंट हम अप्रोच कर लेते हैं पी। क्लियर? तो ऑल यू नो कि कोई जो मेटेलिक स्फीयर होता है, यहाँ पर हमने कोई पॉइंट पी एज्यूम कर लिया, इसका चार्ज जो है पूरा का पूरा, क्योंकि ये स्फीयर है, हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो हवा में तो कोई चार्ज बैठेगा नहीं, जो भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा अंदर आके इसके सरफेस पे बैठ जाएगा। राइट? मतलब अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब इस पॉइंट से होते हुए एक हमने गॉसियन सरफेस बनाया, बनाया, क्योंकि रूल होता है कि जिस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है, अंदर जहां पे भी निकालनी है, तो आपके पास गॉसियन सरफेस होना चाहिए। क्लियर? नाउ अब इसके बाद हम निकालते हैं इससे जाने वाला फ्लक्स, ठीक है ना। सो ऑल यू नो फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो नेट फ्लक्स होगा इससे जाने वाला, इस सरफेस से क्रॉस होकर के जाने वाला, दैट इज इक्वल्स टू नेट फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिए तो क्यू कितना है बेटा, यहाँ पे 0 है, तो 1/epsilon naught इंटू जीरो इक्वल टू 0 हो गया। रेडियस जो भी होगी व्हाट्स एवर 4πr1 स्क्वायर, बट राइट साइड तो 0 आ चुका है, तो E इक्वल टू 0/4πr1 स्क्वायर। बोलिए आंसर कितना आ गया? 0। मतलब इनसाइड द स्फीयर किसी भी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर? अब यदि आप आउटसाइड लेकर के गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, तो इस तरीके से एक स्फीयर जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। अब उसके बाद में जो इस सरफेस से जाने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो दैट इज इक्वल्स टू E डॉट डी एस इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना होगा, जितना इस बॉडी को दिए हो, क्योंकि अब तो ये बॉडी इसके अंदर है। सो सपोज आपने कितना चार्ज दिया है, आपने Q चार्ज दे दिया है, ठीक है ना। सो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो E डॉट डी एस इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए अब E कांस्टेंट है थ्रू आउट, क्योंकि हर एक पॉइंट गॉसियन सरफेस पे इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, तो E बाहर आ गया, केवल ds बच गया। क्लियर? अच्छा एक चीज और, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सरफेस के बीच में एंगल होता है 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका रेडियली आउटवर्ड जाएगा और इस पॉइंट पर जो एरिया आएगा वो भी एलोंगेट होगा उसी के। तो यदि इसको जब हम ओपन करते हैं, जो हम आपको ये बात बता रहे हैं E डॉट डी एस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब E डॉट डी एस की वैल्यू यदि मैं ओपन करूं, मॉड वेक्टर E डॉट डी एस इक्वल्स टू मॉड ए, यानी फर्स्ट वेक्टर का मॉड, मॉड ई मॉड डी एस एंड कॉस 0 डिग्री। तो केवल अंदर यहाँ पे कॉस 0 तो 1 हो जाएगा ना, और केवल क्या बनेगा, E इंटू डी एस, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E एवरीवेयर कांस्टेंट है, तो E बाहर आ जाएगा, केवल डी एस बचेगा, इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इंटू डी एस का सरफेस इंटीग्रेशन 4πr², ठीक है, 4πr² इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
तो E इज इक्वल्स टू, नीचे ले आइए, तो 1/4 पाई r² इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको रीअरेंज कर लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r²। क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। क्लियर है? लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी हो गया अपना फर्स्ट पार्ट इसका। चलिए डन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ट्रिकी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओके, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। Two equal and opposite charges separated by a small distance. When electric dipole is placed in a uniform electric field, okay, electric field में रखा गया है, it experience a torque but no force. मतलब इस पे टॉर्क लगता है और नो फोर्स नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगते हैं, है ना, तो टॉर्क तो लगेगा और इस पे फोर्स नहीं लगेगा, है ना। तो ये कौन सी कंडीशन होती है जिस पे टॉर्क लगेगा बट फोर्स नहीं लगेगा? ये उस समय की कंडीशन होती है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का फोर्स लगता है प्लस क्यू ई और इधर क्यू लगता है माइनस क्यू ई। अदर सिचुएशन में भी सब में लगता है, ऐसा कहना गलत है, सॉरी आई एम, है ना, कि केवल थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे लगता है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे टॉर्क 0 होता है, ये मेरे मुझे बोलना था, एक्चुअली मैं गलत बोल गया। और डाइपोल में तो एवरीवेयर फोर्स एक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि जब इक्वल और अपोजिट फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तभी आपका टॉर्क जनरेट होता है। क्लियर? चलिए, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन पर कूलम। भाई साहब, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E की वैल्यू है 40 न्यूटन पर कूलम। क्लियर? अ ग्राफ टॉर्क एक्सपीरियंस बाय a dipole versus angular position with respect to electric field shown in figure। चलो, जो निकालना हम निकालते हैं। पहला है, व्हाट इज द टॉर्क व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस समय आपका डाइपोल परपेंडिकुलर है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि जिस समय थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है उस समय टॉर्क मैक्सिमम होता है, और वो होता है P इंटू ई। क्लियर? और यहां पर आपको जो टॉर्क दिया गया है वो दिया गया है 50 इंटू 10⁻⁻28, राइट। तो मैक्सिमम टॉर्क यहां पर दिया है 50 इंटू 10⁻⁻28। पी लापता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 40। क्लियर भाई साहब? जीरो से जीरो कैंसिल, 5/4 में आ गया, इंटू 10⁻⁻28 उगल देगी पी की वैल्यू। तो 5/4 डिवाइड करेंगे 1.25, कितना आ गया? 1.25 इंटू 10⁻⁻28। ओके, सो आंसर, ओहो, 1 मिनट, कुछ गलती हो रही क्या हमसे? व्हाट इज द टॉर्क? ओह रे यार, हमने तो निकाल दिया डाइपोल मोमेंट। टॉर्क तो दिया हुआ है, ये दिया है टॉर्क भाई मैक्सिमम कंडीशन पे, मतलब 50 इंटू 10⁻⁻28। ये तो गिवन ही है, डायग्राम ही पूछ लिया। ये लीजिए, तो आंसर नंबर होगा सी। कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे टॉर्क क्या होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क होता है, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू ये होती है। तो हमने निकाल दिया, आंसर होगा सी। तो चलिए, फर्स्ट का आंसर बिल्कुल सही है, सी। क्लियर? ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो जी भाई साहब, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, आपको बोला सेंटर पे। जरा समझिएगा, सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए +1 कूलम रख देते हैं। अब आइए देखते हैं, तो इस +1 कूलम को निगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इधर की ओर, अंदर की ओर। तो ये पहला फील्ड इवन जनरेट हो जाएगा, और ये भैया, ये भाई साहब इसको धक्का मारेगा इसी डायरेक्शन में, मारेगा कि नहीं मारेगा? +1 कूलम को, तो E2 यहीं पर जनरेट हो जाएगा। और आप देखिए, मैग्नीट्यूड वाइज E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी, यानी कि मॉड ऑफ E1 इक्वल टू मॉड ऑफ E2। होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि E का फॉर्मूला ही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब जब ये डिस्टेंस भी सेम है, ये डिस्टेंस भी सेम है, तो जस्ट क्या हो जाएगा, देखिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यदि आप इसको ऐड करोगे तो नेट फील्ड जो बनेगा ई पॉइंट पी पे, ये सेंटर पे जो भी बनेगा,
दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ E1 प्लस मॉड ऑफ E2, और ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो देखते हैं, ट्वाइस यहाँ पे आ रहा, थ्राइस गलत है, ये गलत है, आंसर ए होना चाहिए। इज ट्वाइस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज एट सेंटर, बिल्कुल सही बात है, जितना एक दे रहा है उसका डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर ए होना चाहिए, सेकंड का आंसर ए। डन। थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो तो हम पहले ही निकाल चुके गलती से यहाँ पे, आंसर 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 28, सो 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 28 कूलम मीटर, सी आंसर। ये देखिए थर्ड का सी, क्लियर है। नाउ अब टू चार्जेस 20 गुलाम एंड माइनस 20 सेपरेटेड बाई ए 2 सेंटीमीटर, लीजिए भाई साहब, तो यहाँ पे -20 है और यहाँ पे +20 है, दोनों के बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी है, 2 सेंटीमीटर सॉरी, तो 2 सेंटीमीटर को सबसे पहले मीटर में बदल दो, दैट इज इक्वल टू 0.04 मीटर, राइट, 2/100 कर दिया, 0.04, इनके बीच की दूरी है 0.04। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप जानते हैं, P इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इनके बीच की लेंथ, तो एक कोई चार्ज और इनके बीच की टोटल लेंथ जिसको हम 2L लेते हैं, तो यहाँ पे खुद ही 2L दे रखा है 0.0, एक मिनट, मैंने ये कैसे कर दिया 0.04, 0.02 होगा भाई। ओके, सो P इक्वल टू आइदर चार्ज कितने का है, 20 कूलम का है, इंटू 2L, दोनों के बीच की लेंथ कितनी है, 0.02, 0.02, ठीक है ना। इस लेंथ को ही हम 2L लेते हैं टोटल को, मतलब इसका डबल नहीं करना पड़ता है, इसी को 2L लेते हैं, तो 20 इंटू 0.02 दैट इज इक्वल्स टू, 20 से एक डेसिमल कट जाएगा, 20 इंटू 2/100 लिख लो पहले इसको, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2 टू ज़ा 4/10, आंसर 0.4 कूलाम मीटर, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज कूलाम मीटर, कैपिटल C एंड स्मॉल m, राइट। ठीक है ना, बहुत बच्चों ने इसमें क्या किया, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करा, अरे भाई साहब टोटल लेंथ को ही 2L लिया जाता है, ठीक है ना। तो जब आप डाइपोल मोमेंट निकालोगे P इक्वल टू क्यू इंटू 2L करोगे, तो 2L की जगह टोटल लेंथ रख दोगे, उसको डबल से और मल्टीप्लाई कर थोड़ा ना करेंगे, वो तो ऑलरेडी 2L ही होती टोटल लेंथ, क्लियर कि नॉट क्लियर, कोई दिक्कत बच्चों। चलिए फिफ्थ पार्ट क्या पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is placed in electric field E, then torque an electric dipole moment P is placed on electric field E, then torque on the field is dipole parallel to the both the field and dipole moment, perpendicular to both the field and dipole moment। अच्छा ये क्या बात हो गई भाई, तो कह रहा है टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ओके ओके ओके, टॉर्क की डायरेक्शन, अरे भाई साहब जो टॉर्क होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो टॉर्क के फॉर्मूले पे आइए ना, टॉर्क इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस E, बिकॉज इट इज इक्वल टू P साइन थीटा, मतलब ये P और E दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर टू बोथ फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट, इट इज आंसर इज बी, क्लियर हो गया। क्योंकि आपको याद होगा कि जो टॉर्क होता है वो एक्सियल वेक्टर होता है, और एक्सियल वेक्टर हमेशा दोनों के परपेंडिकुलर होता है, जैसे मान लीजिए ये P है और ये E है, सो P क्रॉस E का मतलब आपने P को E की तरफ रोटेट किया, और जो वेक्टर जनरेट होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर एन कैप डायरेक्शन में होगा, सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट आंसर, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ठीक है, यस, डन। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इसके बाद में, 20 क्वेश्चन बहुत इजी है बच्चों, बस देखने में थोड़ा खतरनाक है, बट स्टिल इट इज सो इजी। चाहिए आइए क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गिवन सरफेस, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं इनडायरेक्टली, although the electric field in itself cannot flow, it is a way describing the electric field strength at any distance from the charge causing this field. Now consider cube of each edge is 0.30 मीटर, मतलब भाई साहब इसकी जो एज है दैट इज इक्वल टू 0.30, मतलब 0.3 मीटर, डेसिमल के बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ओके। जब एक एज इसकी 0.3 मीटर की है, तो जो इसका एरिया बनेगा स्क्वायरिक एक फेस का, तो 0.3 इंटू 0.3 दैट इज इक्वल टू 0.09 मीटर स्क्वायर, क्लियर बच्चों। अब कह रहा ये जो
आपके पास में क्यूब है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट किया गया है, और वो फील्ड ये है। बहुत बढ़िया। वो फील्ड आपके पास ये है। ठीक है। अब आपसे कह रहा है, क्या क्या कह रहा है, उसको हम बारी बारी निकालते हैं। पहला कह रहा है द सरफेसेस दैट हैव जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो सरफेस बताओ जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो जीरो होगा। देखिए भाई साहब, कुछ कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आई का है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा सा एक्स एक्सेस में भी जा रहा है। ई एक्स की वैल्यू यहाँ पे है -2x। क्लियर? मतलब ये कहने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पीछे साइड होगी, क्योंकि माइनस में है आई कैप। एक्चुअली इट इज 2x, -2x आई कैप को मैं लिखता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू 2x टाइम्स ऑफ माइनस आई कैप एंड प्लस 3 टाइम्स ऑफ जे कैप। बहुत बढ़िया। ठीक है ना? तो ये देखा जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका एक्स एक्सिस में, वो बैक साइड जा रहा है विद इंटेंसिटी 2x। क्लियर कि नॉट क्लियर? और जो वाई एक्सिस में जो फील्ड आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3 जे कैप, मतलब ऊपर की तरफ 3 जे कैप। क्लियर? तो अब कह रहा है कि बताइए किन से हैव जीरो फ्लक्स। तो भैया जीरो उनसे होगा जिनसे पास भी नहीं हो रही फील्ड। तो फील्ड एक सामने वाले को पेनेट्रेट करके नहीं निकल रही है, और एक पीछे वाले को। क्लियर है? तो एक सामने वाला जो फील्ड है उसका नाम है S5, और जो पीछे वाला है, कहीं मेरे को S6 फ्रंट है और S5 बैक है। ओके, S6 फ्रंट है और S5 बैक है, मतलब इन दोनों से। तो आंसर होना चाहिए इसमें हैज जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम्म। तो S1 एंड S6, बट S1 तो लेफ्ट का दिया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। हम्म। फर्स्ट का सी आंसर आ रहा है। सी मतलब कि S2 एंड S4। तो S2 एंड S4, S2 टॉप है और S4 जो है बॉटम है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। टॉप है एंड बॉटम है। देखिए, जो फ्लक्स की वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके 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 ओके। तो फ्लक्स अगर यहाँ पे देखिए, हाँ सही है बिल्कुल आंसर। तो ई जो है बेटा, वो इधर से निकल जाएगा। अब जैसे आप ऊपर वाली को देखिए, ये ई है, ये ई इधर से इसके पैरेलल चला जाएगा, राइट? तो इसको पेनेट्रेट तो नहीं करेगा, इसको पेनेट्रेट जो है नहीं करेगा। और ये सब गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने जे कैप ऊपर ले लिया, बट क्वेश्चन में देखिए जो जे कैप है बेटा वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है? जो 3 जे कैप का वेक्टर है वो वाई एक्सिस यहाँ पे ले लिया गया है, तो इसलिए वो यहाँ से जाएगा 3 जे कैप। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो आपके पास में 3 जे कैप का कांस्टेंट फील्ड है वो एक्चुअली वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर जो है कोई भी इसको पेनेट्रेट करके लाइन नहीं निकल रही है, क्योंकि जेड डायरेक्शन में कोई फील्ड ही नहीं जो इसको पेनेट्रेट करके निकले। अगर एक्स वाला निकलेगा तो इसके सरफेस एरिया के नॉर्मल है, अगर वाई वाला निकलेगा तो भी इसके सरफेस एरिया के नॉर्मल है। क्लियर? ये देखिए एक्स वाला है और ये वाई वाला है, तो इसलिए दो से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। एक प्लेट ऊपर वाली टॉप प्लेट है S1, एंड लास्ट वाली बॉटम प्लेट है S4। तो करेक्ट इसका आंसर क्या होगा? S1 एंड S2 एंड S4, सॉरी S2 है, S1 नहीं, गलती से बोल गया। S2 एंड S4, राइट? अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S1। देखिए S1 कहाँ है भाई साहब? ये है लेफ्ट में S1। क्लियर है? अब लेफ्ट में S1 है, तो इसको फोड़ करके कौन जा रहा है भाई साहब? इसको कौन सा एक्सेस फोड़ करके जा रहा है? वाई वाला। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि जो वाई वाला फ्लक्स है, देखिए ध्यान से, वो इधर इसको पेनेट्रेट करके जाएगा, वाई एक्सेस वाला फ्लक्स, ये देखिए। तो आपको वाई वाले फ्लक्स से निकालना है, और आप जानते हैं फ्लक्स की वैल्यू होती है फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। क्लियर?
तो यहाँ पर जो ds का एंगल निकलेगा, एरिया वेक्टर निकलेगा, वो कहाँ की ओर निकलेगा? देखिए, वो निकलेगा आपका y एक्सिस की तरफ। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर देता है। ये देखिए, E इज इक्वल टू -2x, इतना हो गया। क्लियर की नॉट क्लियर? अब अलग अलग फेसेस के एरिया हमने निकाल दिया है। एरिया इक्वल्स टू होता है साइड इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 0.09 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब ये जो आपकी फेस है जिसका नाम S1 है ना, तो A1 देखिए, A1 ये जो है S1 जिसका है इस तरीके से, तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? बाहर की तरफ, सरफेस एरिया की। तो S1 इक्वल टू 0.09। अब ये डायरेक्शन कौन सी है? आप ध्यान से देखिए, ये जो डायरेक्शन थी उसका नाम था जे कैप, तो पीछे की तरफ क्या होगी? माइनस जे कैप। तो 0.09 माइनस जे कैप हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से यहाँ पे ये हो गई अपनी क्या, ये अपनी हो गई एरिया A1। ठीक है, ऐसे 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के 6 वेक्टर के साथ आप एरिया बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। बेटा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? अब हमको निकालना है फ्लक्स, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले से जाने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट A1। क्लियर? तो वेक्टर ए कितना है? -2x i कैप प्लस 3 j कैप डॉट, यहाँ जो A1 वेक्टर है, सरफेस एरिया A1 का, ये देखिए S1 का, तो क्या बनेगा? 0.09 माइनस का जे कैप। क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस इधर है प्लस जे कैप, तो इधर की तरफ माइनस जे कैप। यस और नो? तो 0.09 माइनस जे कैप, सो आई कैन राइट हियर -0.09 और जे कैप। क्लियर बेटा? अब आई कैप से मल्टीप्लाई जे कैप का होगा, तो यू नो आई कैप डॉट जे कैप 0 होता है। आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू कितना होता है? 0। यहाँ लिखा भी रेफरेंस के लिए, ये देख लीजिए, आई कैप 1, जे कैप 1, के कैप 1, और आई डॉट जे कैप जे डॉट के डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो अपने पास में 0 हो गया, केवल ये बचा 3 j कैप डॉट जे कैप हो गया 1, और 9 3 जा 27, तो आंसर कितना आ गया? माइनस का 0.27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया फ्लक्स की वैल्यू। क्लियर? बेटा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू होती है ई डॉट डी एस, ई इंटू डी एस, इंटू एस, है ना। तो यहाँ पे ई की वैल्यू आ रही थी कितनी अपने पास में? देखो, वाई एक्सिस में केवल एक कंपोनेंट काम करेगा 3, क्योंकि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इसको पेनेट्रेट करके, उसकी वैल्यू है 3 प्लस का 3। क्लियर? हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस तरीके से, और आपका एरिया वेक्टर ये वाला है 0.09। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.09 इंटू 3। ठीक है, 0.09 इंटू 3 अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो अंदर की तरफ। हाँ, तो ई डॉट डी एस, तो 0. कितना हो गया? 0.27। हाँ, 0.27 नहीं, यही आएगा, 0.27 ही आएगा। तो 0.27, और चिन्ह कैसा आएगा? निगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो माइनस का 0.27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये देख लीजिए, -0.27 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है, फोर्थ फ्लक्स निकालना है। आई थिंक किसी ऊपर वाली, देखते हैं, सेकंड तो हो चुका है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस S4। S4 कहाँ है भाई साहब? देखिए, S4 ये बॉटम में बैठी हुई है। ठीक है, बॉटम मतलब कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा होगा? जेड होगा, है ना। तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड, तो जेड डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं। अब S4 जो बॉटम में है, उसमें देखते हैं कौन कौन पेनेट्रेट कर रहा है। तो कोई भी पेनेट्रेट नहीं कर रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा डायरेक्टली। और बाकी टाइम पास आपको करना है, तो ये देखिए आंसर E.A4 थर्ड के लिए। तो ये वेक्टर आई कैप और जे कैप में है, और जो एरिया है वो के कैप में है।
तो के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लॉजिकली हमने जो देखा डायग्राम से ही देख लिया कि भाई साहब इसको तो कोई पेनिट्रेट ही नहीं कर रहा है, समझ गए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो जे की है और एक्स की है। तो अगर एक्स वाला जाएगा हिस्सा तो बिल्कुल इसके ऊपर पैरेलल पैरेलल निकल जाएगा, और जे वाला भी निकलेगा तो पैरेलल पैरेलल निकल जाएगा, तो क्रॉस तो किया ही नहीं इसने। और फ्लक्स तब कंट्रीब्यूट होता है जब कोई आकर के उसको 90 डिग्री में घुस के निकल जाए, तो फ्लक्स तो है नहीं, तो थर्ड पार्ट में जीरो हो गया। अगला, द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इफ ई इक्वल टू टू आई कैप। ये लीजिए, अगर ई इक्वल टू टू आई कैप है तो नेट फ्लक्स क्या होगा, देखिए टू आई कैप यानी कि आई कैप यानी एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में अगर फ्लक्स निकले, तो फिलहाल इस डायग्राम में एक्स एक्सेस कहाँ है, मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये है एक्स एक्सेस, ये वाई है, ये एक्स है। तो अगर नेट फ्लक्स कह रहा है कि अगर x इक्वल टू ई आई इक्वल टू टू आई कैप हो, तो आपको बताना है कि नेट फ्लक्स कितना होगा। चलिए देखते हैं, निकाल देते हैं। तो ई डॉट डी एस का फिर से उपयोग कर दीजिए। ये देखिए, अब E इक्वल टू टू आई है, तो एक लॉजिक वाली बात है और एक मेथड वाली बात है। तो मेथड से यदि आप निकालेंगे, ठीक है ना, तो टोटल फ्लक्स जो है, अब आई कैप की जोड़ी किसके साथ बनेगी, देखिए यहाँ पे भी जे कैप है, के कैप है, जे कैप केवल इस आई कैप के साथ बनेगी, दो के साथ, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, देखिए एक तरफ से फ्लक्स अंदर आ रहा है और दूसरी तरफ से पेनेट्रेट करके बाहर जा रहा है। और आपको पता है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना फ्लक्स अंदर की ओर आएगा वो निगेटिव काउंट होगा, और जितना फ्लक्स बाहर की ओर जाएगा वो पॉजिटिव काउंट होगा, और दोनों लड़ मरेंगे, आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। ठीक है ना। और वैसे आप देख लीजिए, सॉल्व करना है तो फाई नेट जो है ई किसके साथ साथ आपका फॉर्म करेगा, A5 के साथ और A6 के साथ, मतलब फिफ्थ प्लेट और सिक्स्थ प्लेट के साथ आपका ये फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि फील्ड कहाँ है, फील्ड क्वेश्चन ने कहा है कि एक्स डायरेक्शन में है। क्वेश्चन ने कहा है कि इफ नेट फील्ड इक्वल टू टू आई कैप, तो ये देखिए मतलब फील्ड इस तरीके से आई एक्स, ये यहाँ से आ रहा है, पीछे से आगे की तरफ निकल रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो एक तो ये आगे की दीवार को पेनेट्रेट करेगा और एक पीछे की दीवार को पेनेट्रेट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बट जितना पीछे की दीवार है उतना आगे की दीवार है, तो इनकमिंग फ्लक्स हो गया निगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स हो गया पॉजिटिव, सो टोटल फ्लक्स इक्वल टू जीरो हो गया। लॉजिक की यदि बात की जाए तो क्लियर कि नॉट क्लियर, एनी प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट तो कुछ और इजी दिख रहा है। टोटल चार्ज इंक्लोज्ड, अरे भैया, टोटल चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द क्यूब, तो इस टोटल क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, आपको पता है कि क्यू इंक्लोज इक्वल्स टू होता है फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स जीरो है, क्योंकि ये बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठा हुआ है, और बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी बॉक्स से या क्लोज सरफेस से जाने वाला नेट फ्लक्स जीरो होता है कि नहीं होता है। सो फाई नेट इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, फाई नेट इक्वल टू जीरो, एंड क्यू इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है फाई, राइट। सो क्यू इक्वल्स टू फाई मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो भैया फाई ही जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई किसी का भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आंसर नेट चार्ज इक्वल टू जीरो, क्लियर। सच्ची बात यह है कि आपका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सरफेस से जाने वाला नेट फ्लक्स जीरो होता है, चाहे आप कैसे भी देख लो। जैसे ये देख लो, ये एक क्लोज सरफेस है, अब यहाँ से कोई चार्ज रखा हुआ है, एक्सटर्नली दे रहा है, तो जितना फ्लक्स अंदर गया उतना फ्लक्स बाहर निकला, ठीक है ना। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो, फाई नेट इक्वल टू कितना हो गया, जीरो, क्लियर, एनी प्रॉब्लम, डन।